हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स मतलब भौतिकी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज हम मोस्ट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं क्लास 10th का। तो आप लोग ऐसे ही क्लास में बने रहिए और क्लास में नए हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास पे लाइक कर दीजिएगा आप लोग क्लास को वीडियो, और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग पढ़िए। देखिए आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, पहले विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या बोल रहा है, पहला थी विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। सही बोला। निर्वात में अलग होती है, पानी में, जल में अलग होती है, सब चीज़ में अलग अलग होती है। सही बात है, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है बच्चों, तो निर्वात मतलब हवा में। किस में होती है, हवा में सबसे अधिक होती है। हवा में सबसे अधिक होती है। चलिए देख लेते हैं आप लोग आगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाशीय चाल उतनी ही कम होती है। जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व मतलब कुछ शक्ति या अति ज़्यादा होता है, जितना अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाशीय चाल उतनी ही कम होती है। सही बात है। चलिए देखते हैं। तो जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है, मतलब जिसमें जितना भीड़ होता है, मतलब कह सकते हैं जिसमें जितना ज़्यादा रहता है प्रकाश जिसमें ज़्यादा रहता है, घनत्व जितना कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी अधिक होती है। सही बात। जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व जितना कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो मतलब कि आप लोग को बता दें, जिसमें जितना कम घनत्व रहेगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी अधिक होती है। भीड़ में प्रकाश की चाल कम हो ही ना जाएगा, और ज़्यादा भीड़ रहेगा तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होती होगा, लगेगा टाइम। इसलिए जितना घनत्व कम होता है उतना समय प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। सही बात है। अवतल लेंस में वस्तु हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस में। और उत्तल लेंस में देख लेते हैं उत्तल लेंस में क्या होता है। तो उत्तल लेंस में कह रहा है, उत्तल लेंस में केवल फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सही। उत्तल में क्या बनाता है, उत्तल में वस्तु आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल में क्या बनता है बच्चों, अवतल में वस्तु हमेशा द्वारा सीधा आभासी और सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल में उससे उल्टा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कौन है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। उत्तल और अवतल, दो नियम है प्रकाश के अपवर्तन के। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाने पर मुड़ने की क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश सीधे माध्यम में जहाँ पर मुड़ जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ती है। सही बात है। प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ती है।
चलिए अगला देख लेते हैं। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात की उस माध्यम में अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम और प्रकाश के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए ये भी इसका अपवर्तनांक का डिफिनेशन है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? सूत्र निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये ऊपर का ही इसका सूत्र होता है। चलिए आप लोगों के सामने अब VVI क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यही दिया गया है। क्वेश्चन में यही दिया गया है क्या? क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है क्या? प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को लिखें। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को लिखें तो देख सकते हैं, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे किसी वस्तु है, प्रकाश इधर से आ रहा है, टकरा कर लौटने की क्रिया को, यही लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश। तो चलिए अब दूसरा अगला आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन में बताया जा रहा है, गोलीय दर्पण की परिभाषा को लिखें। किसका परिभाषा लिखें? गोलीय दर्पण की परिभाषा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले की एक भाग होती है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण को जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले से ढकी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर, गोलीय दर्पण क्या हुआ जी इसको? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को वक्रता त्रिज्या में संबंध बताए। क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताने के लिए बोल रहा है। तो देख लेते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बराबर f/2 होती है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 r/2 होती है। वक्रता त्रिज्या को r लिखा जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आवर्धन की परिभाषा को लिखें। किसकी परिभाषा को लिखें? आवर्धन की परिभाषा को लिखें। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को। तुम्हारे पर बच्चों देख सकते हैं आप 5वां नंबर क्वेश्चन।
करने जा रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्धन की परिभाषा को लिखे। आवर्धन की परिभाषा को लिखे। आवर्धन की परिभाषा देखते क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, m से। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। चलिए 5वां नंबर आवर्धन की परिभाषा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए, किसी वाहन की पास सुदृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण ड्राइवर की दाहिनी ओर लगा होता है। किसकी, ड्राइवर की दाहिनी ओर लगा होता है। इस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बृहद है। इस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बृहद है, जिससे पीछे आने वाले वाहनों को आसानी से देखा जा पाता है। किसी तेज वाहन को साइड देने की प्रक्रिया आसानी से कर पाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा छोटा दिखाई पड़ता है, जिससे वाहनों की प्रकृति भी मालूम हो जाता है। उत्तल दर्पण को साइड मिरर में इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, जिससे उससे आसानी से वस्तु को देखा जा सके, गाड़ियों को और साइड दिया जा सके। चलिए 6 नंबर हो क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सोलर कुकर में सूर्य की किरणों का उपयोग ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। सोलर कुकर का उपयोग ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग से प्रकाश का परावर्तन अधिक मात्रा में होता है। प्रकाश का परावर्तन अधिक मात्रा में होता है। यह परावर्तित प्रकाश किरणें एक स्थान विशेष पर विसरित होती है। एक स्थान विशेष पर जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। इसमें ऊर्जा होता है और ऊष्मा को सूर्य के प्रकाश से उसका उपयोग ऊष्मा निकलता है, उसी ऊष्मा से भोजन को पकाने में के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिशा मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसलिए आगे दूसरा देख सकते हैं आप लोग। किन्हीं 2 माध्यमों में जल और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात और नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए देख सकते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्नेल के नियम को लिखे। स्नेल के नियम, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से sin I/sin R होता है। यह है स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं।
निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम में अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम में अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम में अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक ये। चलिए अगला क्वेश्चन। लेंस क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? लेंस क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। दूसरा अवतल लेंस। अवतल लेंस। दूसरा अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? हीरा का अपवर्तनांक 4.42 है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का तात्पर्य है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। दूसरे शब्दों में निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना होता है। यही है हीरा का अपवर्तनांक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर। पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है? पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है? चलिए देखते हैं हम लोग। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु से प्रकाश निकलकर या परिवर्तित होकर आंखों तक पहुंचती है। पानी में डूबे हुए छड़ से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरण जब वायु में आती है, जो प्रकाशता विरल माध्यम है, तो दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग में अंतर के कारण पानी की सतह पर प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ बिंदु से आती हुई किरण सी से आती हुई मालूम प्रतीत होता है। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नोट: यही उत्तर पानी में डूबा हुआ पेंसिल के लिए होगा। किसके लिए होगा? पानी में डूबा हुआ पेंसिल के लिए होगा यही उत्तर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? देख लेते हैं हम लोग। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें को अपने मुख्य फोकस पर अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर आने वाली प्रकाश की किरणें अपने मुख्य फोकस से अभिसारित करती है। आने के बाद इसे मुख्य फोकस से अभिसारित करती है, इसलिए उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अपतन लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को मुख्य फोकस से अपसारित करता है, इसलिए अपतन लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपतन लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपने मुख्य फोकस से अपसरित करता है, इसलिए अपतन लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। 6 क्वेश्चन ही थे। चलिए आप लोगों से मिलते हैं कल आप लोगों से मिलते हैं। आप लोगों को ये भी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों से। और बढ़िया लगे क्लास तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और
आप लोगों से मिलते हैं बहुत जल्द। आप लोग हम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों, ताकि हम आप लोगों के लिए और बढ़िया बढ़िया क्लास लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।